ठीक है, तो मैंने सोचा अभी हाँ, तो ठीक, सही हो गया। अभी इसका भी 10:30। हाँ, इनका 10:15, इनका 9 से 10:15 है ना अभी, तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। ठीक है, और इनका 10:15 छोड़ो। हाँ नहीं, मैंने उनको फिर भेजा, मैंने कहा कि दिखाया भी, मैंने कहा कि वो हुई है सारी क्लास। हाँ, हो जाता है ऐसा। जी अस्सलाम वालेकुम ऑनलाइन क्लास। जी अस्सलाम वालेकुम ऑनलाइन स्टूडेंट्स एंड ऑन कैंपस स्टूडेंट्स, क्या हाल है? अच्छा, हु आर द न्यू जॉइनीज? हैंड रेस करेंगे। ओके, और जो न्यू जॉइनीज है काइंडली अपने नाम के साथ और बैठे बैठे ही। ओके, थैंक यू सारा। मुझे बताइएगा कि व्हाट यू हैव डन, इंटरमीडिएट किस में किया हुआ है। विल स्टार्ट विद यू। ओके, नेक्स्ट जो भी है हैंड रेस करके, ताकि मुझे शक्ल भी नजर आए। हाँ जी, सॉरी। प्री इंजीनियरिंग जी, नेक्स्ट। ओके, हु इज नेक्स्ट? जी, व्हाट्स योर नेम? ओके, हाँ जी, आप? ओके। ओके, ऑन द, हाँ जी, आप? सॉरी, आईकॉम। ओके, और पीछे जी? ओके, एनीवन एट द बैक? राइट साइड पे कुछ हैंड रेज हुए थे जी। ओके, आपका नाम? प्री मेडिकल। ओके, आईकॉम। ओके। ओके, एनीवन एल्स? ओके, राइट साइड पे गर्ल्स। ओके, प्री मेडिकल, आईकॉम। ओके। ओके, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि होता है वो ये, आप लोगों ने सीए अपनी मर्जी से चूज किया है या योर पेरेंट्स हैव और एनीवन एल्स हैज फोर्स्ड यू? मर्जी से अगर चूज किया तो हैंड रेस कीजिएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी, में से भी जो नया बच्चा है वो भी बताएं। रीजन पता है क्या होता है मेरा ये पूछने का? जो थोड़े से पुराने बच्चे उनको आइडिया होगा, जिन्होंने किया था, कि मुझे इससे आइडिया होता है एज ए टीचर कि आप कितना फोकस होके काम करने वाले हो और कितना समझ के लेक्चर्स लेने वाले हो और इस सब्जेक्ट को हैंडल करने वाले हो। अगर आप फोर्सफुली या किसी के एवं गई लेके देख लो, करके देख लो, इट माइट बी गुड, इस सोच से आते हो तो आप उतना फोकस नहीं कर पाते हो, उतना पैशन या उतनी आपको अर्ज नहीं होती है किसी चीज को सीखने की। और अगर आप अपनी मर्जी से कोई भी लाइफ में काम करते हो तो वो आप अपना 100% देने की कोशिश करते हो, जितना भी इंडिविजुअली इंसान केपेबल होता है। तो ये रीजन होता है मेरा आप लोगों से ये सवाल करने का कि अपनी मर्जी से आए। ज्यादातर आजकल पेरेंट्स माशाल्लाह ऐसे ओपन माइंडेड है कि बच्चों को खुद ही चूज करने देते हैं फील्ड। So, keeping the new entries in mind, we are going to start with the introductory lecture today. जिन जिन बच्चों ने
ये मिस भी कर दिया था, जो ऑलरेडी कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने पहले से ज्वाइन किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका ये लेक्चर मिस हो गया था, तो उनके लिए भी फायदेमंद हो जाएगी ये चीज। जी, आज हम बात करेंगे बेसिकली चैप्टर्स के ऊपर कि हमारे कितने टोटल चैप्टर्स होने और उसमें मेन टॉपिक्स हमारे क्या होने वाले हैं। रिवीजन भी हो जाएगी जिन बच्चों ने ऑलरेडी ये लेक्चर लिया हुआ है, अदरवाइज जो न्यू एंट्रीज है उनके लिए भी ये इजी हो जाएगा। बेटा कोई क्वेश्चन ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर आपका है तो बाय ऑल मींस आप लोग चैट में मेरे से पूछ सकते हैं। मैं टाइम टू टाइम आपका चैट बॉक्स ओपन करके देख लूंगी कि कोई मैसेज तो नहीं आया हुआ। टोटल हमारे नंबर ऑफ चैप्टर्स इसमें 6 हैं। अभी हम सिर्फ चैप्टर्स की बात कर रहे हैं, फिर उसके आगे इसी आज ही के लेक्चर में पेपर से रिलेटेड भी बात करेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है थोड़ा सा डिफरेंट है आपके बाकी सब्जेक्ट से। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बाकी सब्जेक्ट आपके एमसीक्यूज बेस्ड हैं, 50 एमसीक्यूज हैं शायद। तो ये थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट ये है कि ये आपका 60% और 40% है, सब्जेक्टिव भी होगा ऑब्जेक्टिव भी होगा, जैसे हम लोग मैट्रिक और इंटरमीडिएट में पेपर उसी टाइप का है। लेकिन ये माइंडसेट हमने थोड़ा चेंज करना है कि बाकी सारे सब्जेक्ट्स हमारे एमसीक्यूज हैं, तो शायद ये भी एमसीक्यूज होगा। इसके ऊपर इस वजह से थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट देने की जरूरत है, क्योंकि इसके अंदर हमें अंग्रेजी लिखनी है दोबारा से, जो इंटरमीडिएट में हमने लिखी थी उससे इंशाल्लाह बेहतर। फर्स्ट चैप्टर आपका राइटिंग प्रोसेस है कि हम कोई भी राइटिंग करते हैं, चाहे लेटर राइटिंग है या अपना पर्सनल कोई राइटिंग कर रहे हो, कोई चीज लिस्ट बना रहे हो या समथिंग लाइक दैट, तो उसका एक तरीका, एक प्रोसीजर, एक प्रोसेस होता है जो हमें फॉलो करना चाहिए, इसलिए ताकि हमारी जो पीस ऑफ राइटिंग है वो बेहतर से बेहतर हो, गलतियां उसमें कम से कम हो। तो ये राइटिंग प्रोसेस आपका चैप्टर नंबर 1 है, जिसमें जो मेजर टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस आर इन ब्लू। ब्लैक के अंदर आपका चैप्टर नेम है और ब्लू के अंदर जो है वो मेन टॉपिक्स हैं जो आप कवर करोगे इस चैप्टर के अंदर। इसके 3 स्टेप्स हैं राइटिंग प्रोसेस के, आपकी बुक में 3 स्टेप्स बताए गए हैं। इसमें से प्लानिंग आइडिएशन एक चीज, ड्राफ्टिंग आपकी सेकंड है और रिव्यूइंग आपकी थर्ड है। प्लानिंग और आइडिएशन का मतलब यह है कि लिखने से पहले आपने सोचना है कि मैंने किस चीज पर लिखना है, किस इंसान को मैंने अपनी पीस ऑफ राइटिंग सेंड करनी है, एक इंसान को करनी है, एक से ज्यादा इंसान को करनी है, वगैरह वगैरह। इसकी डिटेल्स हम चैप्टर नंबर 1 में करेंगे। ड्राफ्टिंग या राइटिंग लिखा हुआ यहाँ, इसका मतलब है कि जो चीजें हमने प्लान कर ली हैं, अब उसको जो है तरतीब से आपने पैराग्राफ की शक्ल देनी है। इसकी एग्जांपल अगर मैं दूं, गर्ल्स की एग्जांपल अगर मैं देती हूँ कि अगर हमने आज सोचा है कि फॉर एग्जांपल हमने बिरयानी बनानी है, तो पहले माइंड में लेके आओगे ना इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं बिरयानी में डलने के लिए, और आया वो इंग्रेडिएंट्स घर में मौजूद हैं कि भाई से या अब्बू से या खुद जाकर मैंने बाजार से तो नहीं लेके आने, या ऐसे ही उठा और आपको पता भी है शायद कि घर में चावल ना हो या समथिंग लाइक दैट, और आप बिरयानी कैसे बनाओगे। तो पहले उसके लिए प्लानिंग करोगे थोड़ी सी। उसके बाद जब आपने प्लानिंग कर ली, आइडिएशन कर ली, ओके मैंने ये चीजें जो है ना बिरयानी में डलती हैं, ये चीजें अगर फॉर एग्जाम्पल नहीं भी है तो चलो मैं इसकी जगह कोई और चीज डाल लेती हूँ। प्लानिंग करने के बाद देन सेकंड स्टेप पे करने के, तो ये जो कुकिंग हो गया आपका, समझो कि सेकंड स्टेप है ड्राफ्टिंग का। अभी इसमें आपसे थोड़ी बहुत गलतियां हो सकती हैं, नमक मिर्च ज्यादा, चावल कम डल गए, ज्यादा डल गए, पानी वगैरह, ये अभी आपका स्टेप होगा। थर्ड स्टेप होता है आपका रिव्यू, जब हम चीजों को चखते हैं। अगर मैं खाने की बात करूं कि नमक मिर्च ठीक है कि नहीं है, चावल सही तरह आपके जो है वो कुक हो गए कि नहीं हो गए, उनको मजीद अभी पकाने की जरूरत तो नहीं है, वो आपका रिव्यू का सेक्शन होता है। तो आपका 3 हिस्सों में इस तरह डिवाइड होंगी चीजें कि पहले आप सोचते हो, उसके बाद आप उस काम को लेकर बैठते हो जो भी प्लानिंग की हुई थी, फिर आप उसको लिखते हो एज फार एज योर दिस इज कंसर्न। फिर नंबर 3 के ऊपर एक्सक्यूज मी रिव्यू में आता है, जो आप रफ वर्क कर चुके हो उसको अब आपने अपने ही काम को रीचेक करना है कि उसमें मेरी से गलतियां तो नहीं होगी, जो मैंने प्लानिंग में सोचा था, जो आइडियाज मैंने निकाले थे वही मैंने अपने पीस ऑफ राइटिंग में डाली है कि नहीं डाले, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई है। क्योंकि मैंने जो है वो फहद को लिखना था फॉर एग्जाम्पल, तो थी, तो वो कुछ का कुछ हो जाए, ऐसा टेक्स्ट मैसेजेस में हो जाता है ना एट टाइम्स के, भेजना किसी और को होता है, चला किसी और को जाता है, फिर जल्दी से डिलीट करते हैं ऑल दैट। वो ये होता है कि जल्दबाजी में हम रीचेक नहीं करते, नंबर मिलते जुलते होते हैं, नाम मिलता जुलता होता है, किसी का नाम अली होता है, किसी का अली होता है, तो वो अली को चला जाता है अली के बजाय, समथिंग लाइक दैट। तो वो ना हो गड़बड़, इस वजह से हम रिव्यू करते हैं कि काम फाइनल करने से पहले हम एक दफा अपने काम को रीचेक करते हैं, ताकि उसमें कोई गलतियां अगर हैं तो, जो कि ह्यूमनली पॉसिबल हैं कि हो जाती हैं,
तो हम उसको काम को रीचेक कर लें। डिटेल में हम थोड़ा सा जाएंगे जब हम चैप्टर्स पे जाएंगे। चैप्टर नंबर 2 आपका है बिजनेस मैसेजेस एंड कॉरेस्पॉन्डेंस। ये जो ब्लैक में है ये आपके चैप्टर्स का नाम है। इसमें क्या करेंगे आप? लेटर्स, मेमोज, सर्कुलर और ईमेल्स, ये कैसे लिखते हैं, इनका फॉर्मेट क्या होता है, चैप्टर नंबर 2 में हम इस चीज को कवर करेंगे। लेटर्स डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं आपके। चैप्टर नंबर 3 आपका बिजनेस रिपोर्ट्स के बारे में है। आपको अपने सब्जेक्ट का नाम पता है जो आप कर रहे हो? क्या है? बिजनेस राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। ठीक है, तो बिजनेस राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, कहने को ये दो 50-50 नाम लग रहे हैं, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स के ऊपर कम काम होगा, बिजनेस राइटिंग के ऊपर ज्यादा काम होगा। और ये अभी आपके सामने ही आ जाएगा कि आपके पास 4 से 5 चैप्टर्स जो ऐसे हैं कि जिन पे राइटिंग ही राइटिंग करनी है। एक चैप्टर है आपका कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का और एक आपका विकैबुलरी का, जो कि विकैबुलरी भी अगेन राइटिंग में काम आएगी। तो आपका राइटिंग का रेशियो ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स का। इसमें हम बिजनेस रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में कि रिपोर्ट्स होती क्या है, उनके पार्ट हैं, रिपोर्ट्स को लिखते कैसे हैं। इसको आगे बताने से पहले मैं 2 बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कुछ चीजें, कुछ टॉपिक्स जो आप अभी देखोगे भी, सिर्फ मैं नहीं कह रही, आप लोगों के साथ जब मैं पेपर शेयर करूंगी तो पेपर के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आप बुक में अपने देखोगे वो बुक में नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर एक प्रेसी राइटिंग एक सेक्शन एग्जाम में दिया हुआ है, बुक में नहीं है उसके बारे में कुछ भी। कॉज एंड इफेक्ट का ऐसे आपके एग्जाम में दिया हुआ है, बुक में उसके बारे में कुछ नहीं है। मेमो रिपोर्ट आपको आ सकती है, शॉर्ट रिपोर्ट होती है, उसके बारे में एज सच आपके बुक में कुछ नहीं है। तो सर्टेन बातें या सर्टेन पॉइंट्स या टॉपिक्स अगर कोई भी टीचर, मैं हूं या कोई और सब्जेक्ट के टीचर्स भी अगर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं तो फॉर योर बेटरमेंट। इट्स नॉट दैट कि ये आप समझो कि जी ये तो बुक में नहीं था, चैप्टर में नहीं था, तो टीचर क्यों पढ़ा रहे हैं या टीचर क्यों पढ़ा रही हैं। जो भी इंस्टीट्यूशन के अंदर बेटा पढ़ाया जाता है, इधर पढ़ो या कहीं और भी पढ़ो, तो टीचर्स आपके ही फायदे के लिए वो चीज पढ़ा रहे होते हैं। तो डोंट टेक इट इन अ नेगेटिव वे कि जी टीचर को पता ही नहीं है ये 6 चैप्टर्स हैं या 5 चैप्टर्स हैं, इसके ये टॉपिक पता नहीं कौन सा वो टॉपिक पढ़ा रहे। देयर इज अ रीजन, अगर कोई टॉपिक टीचर आप लोगों के साथ शेयर कर रहा है या कर रही है तो वो उनको पता है बैक एंड के ऊपर, जो कि शायद बच्चों को नहीं पता। तो वो इस वजह से मैंने पहले ही आपको बता दिया कि कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपके बुक में आप ढूंढोगे भी आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन वो आपके करिकुलम का हिस्सा है। उसका प्रूफ ये है कि वो आपके पेपर में है, इससे ज्यादा प्रूफ कोई टीचर। तो वो जब आप चेक करोगे अभी पेपर मेरे साथ, तो आप कहोगे क्या होगा कि वो चीजें इसमें हैं जो कि अगर हमने बुक पढ़ी है उसमें नहीं है। जिसमें बुक के अंदर 3rd चैप्टर में आपकी लॉन्ग रिपोर्ट के बारे में मेंशन किया हुआ है, और लॉन्ग रिपोर्ट आपकी पेपर में नहीं आनी। तो कुछ चीजें ऐसी बुक में हैं जो आपके पेपर में नहीं आनी है, लेकिन वो फिर भी आके अपने करिकुलम का हिस्सा क्यों? एक सवाल आ सकता है ना माइंड में कि जब पेपर में नहीं आना, हमारा कॉन्सेप्ट वो है ना मैट्रिक और इंटरमीडिएट का, कि जो जो पेपर में आना है बस उसको याद कर लो, उसको रट लो एंड ऑल दैट। तो प्लीज रटना इस सब्जेक्ट के लिए, अगर उस कॉन्सेप्ट से हम और आप तैयारी करेंगे और करवाएंगे कि हमने रटनी है चीजें, तो फिर मार्क्स कम आएंगे बहुत ज्यादा। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, अपने पास से लिखना है, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग को और हमारे जो भी चीज हम उनको प्रोड्यूस करके दे रहे हैं उन चीजों को वो चेक कर रहे हैं। वो रटी रटाई चीजों के ऊपर बिलीव नहीं करते, क्योंकि वो हमारे कोई ऐसी नहीं है कि टीचर्स भी कहते हैं कि हाँ जी ये 5 6 8 चीजें रट लो या ये चैप्टर्स कर लो या ये टॉपिक्स कर लो, बस इसी में से पेपर आएगा। यस, एक ट्रेंड चल रहा है उनका कि क्या क्या चीजें वो दे रहे होते हैं, लेकिन वो भी उन चीजों को भी ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ देते हैं। जो हमारे मैट्रिक और इंटरमीडिएट के पास पेपर्स बने हुए होते हैं, वही क्वेश्चन एट टाइम्स आ जाते हैं, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन आ जाते हैं जो। तो ये क्या करते हैं कि टॉपिक को थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न करके एग्जैक्ट वो चीज नहीं देते। हम रट के गए हुए होंगे ए चीज, वो उन्होंने दे दी नहीं है बी और सी, तो हम तो ए रट के गए हुए थे, और एक ही चीज अगर हम बी एंड सी में लिख देंगे तो हमें 100% मार्क्स तो नहीं मिलेंगे ना, कुछ मिल जाएंगे शायद, लेकिन क्योंकि वो बी और सी ए के करीब करीब है, लेकिन वो एग्जैक्टली बी और सी नहीं था। तो इस वजह से रटना फर्स्ट डे में इस वजह से भी बताती हूँ बच्चों को, और वक्तन फवक्तन बताती भी रहती हूँ, ताकि ये इस कॉन्सेप्ट से बाहर निकलो कि आईकैप के पेपर्स के लिए, एटलीस्ट हमारे इस पेपर के लिए या सब्जेक्ट के लिए, आप लोगों को रटना काम नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा।
सो कमिंग बैक टू बिजनेस रिपोर्ट्स, इसके अंदर आप लोग लॉन्ग रिपोर्ट्स इस वजह से सीखोगे क्योंकि आगे जब ऑफिस में काम करोगे तो आपको ऑफिस वर्क में ये लॉन्ग रिपोर्ट क्या होती है ये आनी चाहिए। आईकैप के करिकुलम में सारी चीजें उन्होंने वो नहीं डाली है जो आपके पेपर में आनी है, कुछ आपको प्रोफेशनली तैयार करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने टॉपिक्स ऐसे डाले हैं। तो इस वजह से हम बिजनेस रिपोर्ट को पढ़ेंगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमने आगे जाके जब आर्टिकलशिप वगैरह करनी है तो हम हाँ उसको लेके चलना है, और पेपर में कौन सी रिपोर्ट आनी है वो मेमो रिपोर्ट है, उस चैप्टर में भी हम ये भी चीज पढ़ेंगे जो कि आपकी बुक में नहीं होगा, मटेरियल हम लोग प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। चैप्टर नंबर 4 है आपका विकैबुलरी और फ्रेजेस, ये नाम है। इसमें आपने अगेन विकैबुलरी है तो सर्टेन वर्ड्स के साथ प्ले करना है, जिसमें मेजर की हुई है, माइनर टॉपिक्स भी और हैं आपकी बुक के अंदर। इसमें एंटोनिम्स हैं, सिनोनिम्स हैं, होमोनिम्स हैं, प्रीफिक्सेस हैं, इडियम्स हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, ये टॉपिक्स के नाम है। तो ये कुछ मैंने मिनिमम करके वहां यहाँ लिखे हुए, बाकी कुछ माइनर भी आपकी बुक में अवेलेबल हैं। और वोकैबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ना सिर्फ हमें अपने लेटर राइटिंग के लिए ये वोकैबुलरी का चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर से इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं जो कि 20 मार्क्स के होते हैं, ये हम आगे जाके देखते हैं। चैप्टर नंबर 5 आपका आर्गुमेंटेटिव इज द नेम ऑफ चैप्टर नंबर 5। इसके अंदर आर्गुमेंटेटिव राइटिंग क्या होती है, कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे, क्योंकि एग्जाम में एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे राइटिंग आएगी, तो उससे रिलेटेड उन्होंने ये चैप्टर दिया हुआ है कि हमने एक क्वेश्चन दिया है कि आर्गुमेंटेटिव राइटिंग करो XYZ टॉपिक के ऊपर, तो उस तरह बच्चों को किस तरह जो है वो स्टाइल देना है या पैराग्राफिंग किस तरह करनी है और उसकी डिवीजन वगैरह किस तरह करनी है, रूल्स समझो कि डूज एंड डोंट्स क्या है आर्गुमेंटेटिव राइटिंग के। चैप्टर नंबर 6 जो कि हमारा लास्ट है वो है कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जो कि हम अगेन मैट्रिक और इंटरमीडिएट में करते आए हैं, पैसेज मिलता है और उसके बाद आपको नीचे 10 क्वेश्चंस होंगे वो आपने करने होते हैं। These are the 6 chapters that we are going to cover. इसमें अगर आप ये राइट हैंड साइड पे ये प्रेसी राइटिंग का एक क्वेश्चन है जो कि बुक में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हम करेंगे क्योंकि ये पेपर में है। ओके, क्विकली कमिंग टू द पेपर कि आपका टोटल मार्क्स और क्वेश्चंस कितने होंगे। 100 मार्क्स का आपका पेपर है। नंबर ऑफ मेजर मेन क्वेश्चंस आपके 4 हैं, जिसमें से एक वोकैबुलरी है, एक कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का MCQs दे देंगे आपको, और एक आपका क्वेश्चन है वोकैबुलरी से रिलेटेड जिसमें 10 MCQs वो देते हैं। फिर आपका एक ऐसे राइटिंग का क्वेश्चन है जिसमें आपको वो 2 टॉपिक्स देके इसमें से या इसमें से एक ऐसे लिख दें, और चौथा आपका है लेटर राइटिंग का। उस क्वेश्चन के अंदर या वो आपसे लेटर मांग लेंगे या ईमेल मांग लेंगे या मेमो मांग लेंगे वगैरह वगैरह। तो ये मेजर 4 आपके क्वेश्चन है। क्वेश्चन टाइप्स आपके अभी मैंने बताया था ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बोथ होंगे। ड्यूरेशन आपके पेपर की 2 घंटे, स्टॉप वॉच चल रही होगी, जैसे ही 2 घंटे खत्म होंगे आपका पेपर ऑटोमेटिकली जो है वो बंद हो जाएगा। तो 2 घंटे के अंदर अंदर पेपर को कंप्लीट करना है। ये ऑनलाइन आप लोगों का पेपर होगा, आई होप यू गाइज नो दैट। जो टाइपिंग हमने करनी है, जो जो रिटन वर्क हमने करना है वो हैंड रिटन नहीं होगा, पेपर भी आपका जो है वो कंप्यूटर बेस्ड है, और आपका टाइपिंग भी आपने साथ में करनी है उसकी। तो हमें आप समझो कि ये वाला सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग इस वजह से है कि हर बच्चे की टाइपिंग अच्छी, बंदा कहता है कि जी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, आइडियाज में निकाल लेता हूँ और बस हैंड रिटन करवा लो मेरे से तो मैं 100 मार्क्स भी ले आऊंगा। लेकिन यहाँ थोड़ा सा चैलेंज ये है कि आपको ना सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, आइडियाज वगैरह भी बनाने हैं, टाइपिंग भी करनी है, और 2 घंटे में पेपर भी करना है। तो इस वजह से अगेन डरा नहीं रही, लेकिन मैं इस माइंड को थोड़ा सा सेट करने की कोशिश कर रही हूँ कि डोंट टेक इट, इतना मैं जरूर कहूंगी कि इसको आसान नहीं लो, लेकिन उसको इतना भी आप डरो नहीं, सर पे नहीं वो करो कि खुदा ना खाते इतना टेंशन और स्ट्रेस हो जाए कि पढ़ ही ना सको, लेकिन इसको इजी नहीं लेना है, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। क्योंकि हर बच्चे की वो एक्सक्यूज मी टाइपिंग अच्छी नहीं ना हो सकती, क्योंकि हमारे यहाँ इतना टाइपिंग करने की वजह से फोकस थोड़ा सा टाइपिंग पे ऊपर करना है। Excuse me.
जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स अभी तक ओके अभी तक तो नहीं आया। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का बेटा पैसेज जो है क्वेश्चन जो है वो आपका दो हिस्सों में डिवाइडेड होगा। क्वेश्चन का ए पार्ट होगा और क्वेश्चन का बी पार्ट होगा। जो क्वेश्चन का ए पार्ट है वो आपका 20 मार्क्स का है जो राइट हैंड साइड पे लिखा है, और 10 मार्क्स का आपका जो है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का बी सेक्शन। यानी कि जो 10 एमसीक्यूज आप लोग करोगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पढ़ने के बाद, उसमें आपको 20 मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क का एक एमसीक्यू होगा। और जो बकिया 10 मार्क्स है वो आपको प्रेसी राइटिंग के मिलेंगे, जो आपने उसी पैसेज को शॉर्ट करके लिखना है। वो उसके कुछ रूल्स हैं, वो जब हम उस तक पहुंचेंगे तो वो फिर हम देखेंगे। तो आपका क्वेश्चन है रीडिंग पैसेज का, वो आपके टू उसमें डिवाइडेड है, ए और बी। ए के आपके 20 मार्क्स हैं एमसीक्यूज करोगे, और बी के आपके 10 मार्क्स है जिसमें आप ट्रेसी राइटिंग करोगे। फिर आपके वोकैबुलरी चैप्टर से रिलेटेड 10 एमसीक्यूज होंगे जो कि 20 मार्क्स के हैं। अगेन एक एमसीक्यू विल हैव 2 मार्क्स। अब हम ऐसे वाले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ऐसे वाला जो क्वेश्चन है उन्होंने दो हिस्सों में इसको भी डिवाइड किया हुआ है। दो हिस्सों में इस वजह से कि वो पहले ये चेक कर रहे हैं कि जो हमने टॉपिक आपको दिया है उसके ऊपर जो आप आइडियाज बना रहे हो, जिसके ऊपर अभी आप प्लानिंग कर रहे हो कि मैंने इस टॉपिक पे क्या क्या चीजें लिखनी है, उसके वो एक अलग जगह पे लिखना होगा। वो भी हम देखते हैं कहाँ लिखेंगे। और 20 मार्क्स वो देंगे जो उस टॉपिक पर उन आइडियाज के ऊपर आप ऐसे लिखो। तो दोनों को अक्यूमुलेट करके वो ऐसे वाले क्वेश्चन का 30 मार्क्स आपको देंगे। सिर्फ सीधा सीधा 30 मार्क्स ऐसे के नहीं है, 20 मार्क्स ऐसे के हैं, ऐसे राइटिंग के, एंड 10 मार्क्स आपके उन आइडिया प्लानिंग किए हैं जिसके ऊपर आप अपना वो 20 मार्क्स का ऐसे लिखोगे। अभी तक क्लियर है? पक्का? ओके। और ग्रुप में आप लोग ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में सारों की एंट्री हो गई है? न्यू बच्चों की अभी नहीं हुई? ओके। उसमें आप मेरा नंबर चेक कर लेना। बच्चों होती मैसेजेस करने की सिर्फ एडमिन्स कर सकते हैं, लेकिन मेरा नंबर आप उसमें से ले लीजिएगा। और अगर कोई मैसेज पे बात करनी है या कोई चीज पूछनी है जो क्लास में पूछते हुए थोड़ी सी हेजिटेशन हो रही है, तो बाय ऑल मीन्स आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, वॉइस नोट कर दीजिएगा या टेक्स्ट मैसेज कर दीजिएगा। लेकिन काइंडली इंग्लिश में करना, और रोमन उर्दू मुझे समझ नहीं आती, वरना वॉइस नोट कर दो। फोन नहीं करिएगा, कॉल, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मेरे पास नंबर सबके सेव नहीं होते, तो अननोन नंबर को उठाना मेरी आदत नहीं है सच। जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लेटर राइटिंग है। इसके अंदर या वो आपको लेटर का टॉपिक दे देंगे लिखने को, या वो ईमेल का टॉपिक दे देंगे, या वो मेमो का टॉपिक दे देंगे, या वो सर्कुलर का टॉपिक दे देंगे, या मेमो रिपोर्ट का टॉपिक दे देंगे। एक चीज, वो 5 चीजों में से किसी भी का टॉपिक दे देंगे कि बेटा इसको, इसके ऊपर आपने लेटर लिखना है या ईमेल लिखनी है या मेमो लिखना है वगैरह वगैरह, 20 मार्क्स का होगा। दूसरा ये कर सकते हैं कि एक बना बनाया लेटर या बनी बनाई ईमेल या बना बनाया मेमो आपके सामने रख देंगे क्वेश्चन की शक्ल में, और उसमें थोड़ी सी गड़बड़ होगी, उसमें गलती, उसमें वीकनेसेस होंगी। तो आपको पढ़ने से लगेगा कि ये प्रोफेशनल राइटिंग नहीं है, ये बच्चों वाली लिखी हुई है, यहाँ ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, यहाँ वहां ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। आपने क्या करना है, उस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है कि क्या उसमें वीकनेसेस हैं, कमजोरियां हैं जो कि एक प्रोफेशनल लेटर या ईमेल में नहीं होनी चाहिए। वो एक बॉक्स में मेंशन करोगे और लिखोगे, और उसके बाद एक नीचे और बॉक्स दिया हुआ होगा, उसके अंदर आपने उस लेटर को या ईमेल को रीराइट करना है। ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। मैं आपके साथ पेपर शेयर करती हूँ ताकि उससे थोड़ा सा बेहतर आइडिया आप लोगों को होगा। ये एक स्क्रीनशॉट मैंने लिया हुआ है आप लोगों के पेपर का, आईकैप की तरफ से, जो सैंपल पेपर्स उन्होंने वेबसाइट्स के ऊपर दिए, का लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। अव्वल तो आईकैप की वेबसाइट पे जाकर आप लोग देख सकते हो। 2 पेपर्स हैं, दोनों को आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, पासवर्ड और लॉगिन उन्होंने दिया हुआ है। तो जैसे ही आप पासवर्ड और लॉगिन डालोगे तो ये रियल टाइम का आपका एक खुल जाएगा टेस्ट, और यहाँ आपकी घड़ी चल रही होगी अभी, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट है तो घड़ी यहाँ बंद है ऑब्वियसली। तो ये 2 घंटे की जो है ना वो स्टॉप ऑन हो जाती है। अच्छा, अब क्योंकि ये स्क्रीनशॉट है तो मैं इसको स्क्रॉल डाउन नहीं कर सकूंगी। ये आपका रीडिंग पैसेज है, और इन्होंने लिखा हुआ है ए सेक्शन, देख रहे हो इधर क्वेश्चन नंबर 1 का ए। ए मीन्स कि अभी आपने एमसीक्यूज करने हैं, और सेकंड पेज पे जाएंगे बी, यानी कि आपने अब इसी पैसेज की
शॉर्ट फॉर्म में प्रेसी राइटिंग वगैरह करनी है। तो ये जो रीडिंग पैसेज का क्वेश्चन है ये 2 होगा, 20 मार्क्स का ये है, 10 मार्क्स का आपका नेक्स्ट वाला होगा। अब इसी तरह अगर हम स्क्रॉल डाउन करते जाते हैं, ये आपका पहला एमसीक्यू है रोमन 1 में, ये आपका दूसरा एमसीक्यू है। इसी तरह स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो इसी पेज के ऊपर नीचे जाते जाते पूरे 10 एमसीक्यूज हैं इस पैसेज से रिलेटेड। यहाँ तक क्लियर है? ओके। क्योंकि ये स्क्रीनशॉट है तो मैं नीचे स्क्रॉल नहीं कर सकती, आप देख रहे हो कि यहाँ स्क्रॉल बार है, एंटर दबाते जाओगे तो यहाँ यहीं आपके इसी पेज के ऊपर 10 आपके जो है वो एमसीक्यूज आ जाएंगे। अब ये फॉर एग्जांपल हमने क्वेश्चन कर लिया है, अब ये जो एरो है इससे हम नेक्स्ट जब क्लिक करेंगे तो हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर चले जाएंगे। एक काम करते हैं, ठहरो, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। I think so we have a live paper here, let me open that. एक मिनट देना मुझे। चलो। मैं ख्याल से लाइव ओपन करूंगी ना तो वो ज्यादा बेहतर है इंस्टेड ऑफ स्क्रीनशॉट्स। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा स्क्रीन शेयर हो रही है, इस पर लोडिंग का एक वो खुला हुआ है, विंडो नजर आ रही है। हैंड रेस कर दीजिएगा स्क्रीन। ओके, थैंक यू नजम। किस किस बच्चे ने वैसे डाउनलोड कर लिया हुआ है जो मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ लिंक इधर भी? सेल में तो नहीं ना किया था? सिस्टम में ओपन हो गया था? ओके। BWS था ये, मैं हमेशा भूल जाती हूँ। BWS क्या है? BWC है कि BWS है? यस, 1 था BWC 1 और BWC 2 टेस्ट 2 के लिए। अच्छा, अब अगर आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ ये जो आपकी स्टॉप वॉच है वो इस वक्त लाइव है, ये स्क्रीनशॉट नहीं है आपका। ओके, अब इस तरह का आपका कुछ पेपर होता है, यहाँ अगर आप देख रहे हो कि आप एरोज दबाते हो तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जा सकते हो, 3 के ऊपर जा सकते हो। और फॉर एग्जाम्पल अगर आप समझ रहे हो कि मैंने 1 2 3 4 के सीक्वेंस से नहीं जाना, मुझे फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट पहले से 10वें क्वेश्चन के ऊपर जाना है, तो आप इस तरह भी कर सकते हो कि 10th के ऊपर आप जा सकते हो और फिर यहाँ से आप जो हो वो 11 के चले गए और 12 पे चले गए, 13 पे चले गए। एक 1 2 3 4 5 6 करने की जरूरत, आपको ए सीक्वेंस में करने की जरूरत है, जैसे हम इंटरमीडिएट में भी बोर्ड में भी करते हैं, क्वेश्चन 3 पहले कर लिया, 1 बाद में कर लिया, 4 बाद में कर लिया। तो इसी तरह कर सकते हो कि क्वेश्चन 1 से लेकर आपने आगे मूव ऑन नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल पहले क्वेश्चन नंबर 14 करना चाह रहे हो जो कि आपका है लेटर राइटिंग का, तो एंड वाले पे चले जाओ, फिर उसके बाद आप फर्स्ट के ऊपर आ जाओ, फिर सेकंड के ऊपर आ जाओ, तो आप ये आगे पीछे। लेकिन ये बहुत ध्यान से आप लोगों ने करना है कि इस आगे पीछे के चक्कर में जो सीक्वेंस में नहीं जा रहे हो उसके चक्कर में कोई आपका जो क्वेश्चन है वो मिस ना हो जाए। ये चीज क्लियर, ये बात समझ में आ रही है कि अभी आगे पीछे करने के चक्कर में, क्योंकि ये 14 पेजेस हैं, तो इसमें कोई एक भी क्वेश्चन अगर हमारा रह गया तो सिर्फ हमारी जो है ना वो फोकस ना होने की वजह से, उसके लिए एक आसानी आईकैप ने ये रखी है कि अगर आप ये फ्लैग देख रहे हो यहाँ, बुकमार्क का किस किस बच्चे को पता है? बुक्स में हम रखते हैं ना अपनी निशानी के लिए, या कुरान शरीफ में भी रखते हैं कि यहाँ तक मैंने पढ़ लिया है, और वो जो एक धागा सा होता है टाइप सी, तो वो इन्होंने यहाँ एक आसानी पैदा की है कि अगर आप इसको क्लिक कर देते हो तो ये रेड
ये रेड फ्लैग हो गया, यानी कि ये आपको ध्यान में रखेगा कि बेटा या इस क्वेश्चन नंबर 14 को आपने नहीं किया था और आप चले गए थे क्वेश्चन नंबर 13 पे, तो ये यहाँ देखो यहाँ आ रहा है रेड फ्लैग आपका, कि ये आपको याद दहानी दिलाएगा जब भी आप फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ पे जा रहे होगे कि ये क्वेश्चन अभी मैंने नहीं किया है, ये मैंने मिस कर दिया है, या ये क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल याद दहानी के लिए करना है कि ये मैंने कर लिया है, तो भी इसको आप रेड फ्लैग कर सकते हो, कि ताकि बार बार आपको ये देखना ना पड़े कि मैंने तो 14 नंबर क्वेश्चन कर लिया था, 10 नंबर क्वेश्चन कर लिया था, तो ये आपकी उसके लिए याद दहानी के लिए, आपकी आसानी के लिए कि आप उसको मार्क कर सकते हो, क्योंकि ये जैसे हम लोग पेपर पे नहीं करते टिक कर देते हैं, ये भी क्वेश्चन 1 भी हो गया, या कोई बच्चे सर्कल कर देते ताकि आइडिया रहेगा क्वेश्चन 1, अब मैं 3 पे जा रहा हूँ फिर 2 पे जा रहा हूँ, तो ये मार्किंग के लिए आप लोगों के लिए आसानी है, क्योंकि वो एक पेज से दूसरी पेज तक मूव करना, बच्चे बीच में कोई जो है ना वो गैप आ सकता है, किसी गलती की वजह से कोई क्वेश्चन उनका रह सकता है, तो इस वजह से उन्होंने यहाँ एक फ्लैग दिया हुआ है कि आप उसको आइडेंटिफाई कर लो। जैसे ही आप यहाँ आओगे, अब अगर हम 12 को भी हाईलाइट कर देते हैं और फ्लैग को, तो अब हम जब लिस्ट खोलेंगे तो 11 14 दोनों जो हैं वो आपके फ्लैग रेड होंगे। अब ऐसे भी सिचुएशन में आपके दोनों रेड फ्लैग है, इसका मतलब है याद दहानी है मेरी कि मैंने ये दोनों क्वेश्चंस कर लिए, अब मुझे बाकी क्वेश्चंस के ऊपर जाना है, तो ये आसानी उन्होंने आप लोगों के लिए रखी हुई है, तो इसको बाय ऑल मींस यूज कीजिएगा। अब आई विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1 फिर से। जी, क्वेश्चन नंबर 1 आपका विकेबुलरी के 10 क्वेश्चन इन्होंने दिए हुए, 1 से लेकर 10 तक आपके 10 विकेबुलरी के क्वेश्चंस हैं, और ये आपके जो है 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ दिया हुआ है सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द वर्ड, इनमें से कोई भी अगर हमें ठीक लग रहा है तो हम इसको क्लिक कर सकते हैं, किसी वजह से बाउंस है, गलती से भी प्रेस हो सकता है, अगर आपको लग रहा है कि ओहो ये गलत मेरा प्रेस हो गया, मेरा आंसर तो ये था, तो आप इसको प्रेस कर सकते हो। ऐसा नहीं कि किसी गलती की वजह से अगर सी हो गया है तो आप ए नहीं कर सकते हो या बी नहीं कर सकते। यहाँ तक क्लियर है? गुड है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। थ्रो कोल्ड वाटर ऑन अस, प्लीज सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ इडियम। इडियम का क्या मतलब है, इस इडियम का वो यहाँ उन्होंने मेंशन किया हुआ है, तो इसमें से कोई भी आप अगेन सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको सही लग रहा होगा। और कभी कभी होता है ना कि बाद में याद आता है कि इसका ये मीनिंग नहीं था, तो आप क्वेश्चन लाने पे चले जाओ और उसका अपना आंसर, वो मना थोड़ी है कि आप एक क्वेश्चन कर चुके हैं तो उसके ऊपर दोबारा नहीं जा सकते, रीचेक करना तो जरूरी है अपने काम को खत्म करने तक। ओके, ये हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आ गए। सेम इज द केस कि ये इन्होंने एक वर्ड लिखा हुआ है और उसकी मीनिंग आपसे पूछी हुई है। Question number 4, again there is a word and they're asking for the synonym of the word. Question 5, synonym of the word again. Antonym of the word. ये क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, 2 3 4 वो सिनोनिम्स दे देंगे, हो सकता है 5वां सिनोनिम ना हो, एंटोनिम हो, तो ये सवाल को पढ़ना जरूरी है कि वो मुझसे इस सवाल से क्या मांग रहे हैं, एंटोनिम मांग रहे हैं कि सिर्फ वर्ड की मीनिंग मांग रहे हैं। जितना इंपॉर्टेंट आपके ये ऑप्शंस हैं उतने ही इंपॉर्टेंट समझना आपका क्वेश्चन भी है, प्लीज कीप इन माइंड। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, बस आधा पढ़ा और नीचे चले गए ऑप्शन लेने के लिए, गड़बड़ है। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट व्हाट, एंटोनिम है, सिनोनिम्स है, मीनिंग ऑफ द वर्ड है क्या चीज है, वो पूरा पढ़ना जरूरी है। आधी अधूरी बात कहते हैं ना खतरनाक होती है ज्यादा। ओके, नेक्स्ट इज आल्सो इडियम, सॉरी एंटोनिम, फिर आपका वर्ड मीनिंग आ गया, इडियम आ गया इधर, एंड अगेन वर्ड मीनिंग आ गया। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11 का रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है। जैसे ही हम 11th पेज पे जाते हैं तो एक ये आपके सामने खुलता है, अगेन ये इंस्ट्रक्शंस है। किसी भी पेपर की ना इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि पता चले कि हमने करना क्या है और वो एग्जामिनर या जो पेपर बनाने वाला है वो हमसे चाह क्या रहे हैं। फौरन ही नेक्स्ट पेज पे नहीं जाना, पहले इसको पढ़ना है कि क्या लिखा हुआ है। फॉलोइंग पेजेस ऑफ एग्जाम कंटेन 4 क्वेश्चंस 11 to 14। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन, पार्ट ए एंड पार्ट बी, यानी कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का, और वो दोनों मैंडेटरी हैं, कोई एक कर लूं
और दूसरा ना करूं, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों करना कंपल्सरी है, मैंडेटरी है। अटेम्प्ट ओनली वन क्वेश्चन फ्रॉम 12 and 11, रेस्ट सॉरी 13, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर मैंडेटरी, वो आपके लाजमी है। दो ऑप्शन आपको दिए हुए, क्वेश्चन नंबर 12 में एक टॉपिक है ऐसे का, क्वेश्चन नंबर 13 में एक टॉपिक है ऐसे का। इन दोनों में से 12 और 13 में से कोई एक टॉपिक के ऊपर आपने ऐसे लिखना हो। सिर्फ चॉइस आपको इसी जगह है, बाकी किसी जगह पे भी चॉइस नहीं है, बाकी सब जगह सारे क्वेश्चंस आपके लाजमी हैं। क्लिक टू नेक्स्ट बटन और बैक बटन टू नेविगेट बिटवीन क्वेश्चंस, जो अभी हम करते रहे। ये वाला कर लो, ये वाला करना है आगे कर लो अगर सीक्वेंस में जाना है। और ये अगर कहीं एक्स्ट्रा छलांग मारनी है पेज के ऊपर तो आप 1 से 10 पे भी जा सकते हो, तो ये वाला भी आपको उन्होंने दिया हुआ है। ओके, ये वो वाला स्क्रीनशॉट है अभी जो नहीं मैंने आप लोगों को दिखाया था। अब इसको अगर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये हो सकता है, तो इसी पेज पे आपके 10 के 10 एमसीक्यूज हैं। अब इस पेज के ऊपर और कुछ नहीं होएगा, पैसेज होगा एंड 10 एमसीक्यूज होंगे, दैट इज इट। अब नीचे करोगे भी तो कुछ नहीं होएगा। क्लियर है दादा? ये आपके ट्रू एंड फॉल्स हो सकते हैं, द ब्लैंक्स हो सकते हैं, और होंगे आपके मल्टीपल चॉइस ही। और पैसेज की अगर मैं लेंथ आपको या नंबर ऑफ वर्ड्स बताऊं तो अप्रोक्सीमेटली 300 वर्ड्स का पैसेज वो आपको देंगे। उसका रीजन भी अभी मैं बता रही हूँ, ताकि अब फिर आपको ये ओके सिर्फ मैं ही नहीं बोल रही। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट, पैसेज वही है जो पिछले वाले क्वेश्चन में था, पिछले वाले सेक्शन में जो था वही पैसेज होगा, नया पैसेज नहीं। अब पैसेज उन्होंने ये दे दिया, इंस्ट्रक्शंस क्या दे रहे हैं? राइट अ प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज ऑफ अबाउट 95 to 100 वर्ड्स। यहाँ उन्होंने हमें लिमिट दे दी है, इसका मतलब है कि हमें उनकी लिमिट फॉलो करनी है। ऑल्सो सजेस्ट अ सुटेबल टाइटल फॉर दिस पैसेज। 10 मार्क्स का आपका ये सेक्शन है, 2 मार्क्स का आप लोगों का टाइटल के मार्क्स हैं, और 8 आपको मिलेंगे प्रेसी राइटिंग करने के, तो ये दोनों चीजें मिलाकर आपके 10 मार्क्स का होगा। पैसेज वही है जो अभी हमने एमसीक्यूज के लिए पढ़ा था। नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये जो बटन बॉक्स है आपका, ये क्लिकेबल है, इधर आप टाइपिंग शुरू कर सकते हो। राइट हैंड साइड पे देख रहे हो नम कैरेक्टर्स कम हो रहे हैं, तो उन्होंने लिमिटेशन दी हुई है, जो जो टाइप एक एक वर्ड भरता जा रहा है वहां, है ना। तो ये जब तक हमारे 100 पे पहुंचेंगे, बस इससे ज्यादा हम वहां लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमें 195 to 100 वर्ड्स ही उन्होंने मांगे हुए हैं। इधर तक क्लियर है? और ये फिर से 0 ही हो गया, हम यहीं लिखेंगे जो भी आपने देना होगा इस पैसेज का टाइटल। आपका टाइटल के बगैर ये लोग पैसेज देते हैं। अगेन इस क्वेश्चन, इस पेज के भी ऊपर एक ही क्वेश्चन है, नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट के लिए हमें आगे ही जाना है, जो कि ऐसे वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 12 और 13, इन दोनों में से कोई एक ऐसे आप लोगों ने करना है। ये जो टाइम आ रहा है ना, 2 3 4 5 सेकेंड्स जो है वो आपके टाइम में से नहीं कटेंगे, कीप दैट इन माइंड। ओके नंबर 12 आपके सामने ये है, आंसर आइदर क्वेश्चन 12 और क्वेश्चन 13। उन्होंने यहाँ भी दोबारा से हमें रिमाइंड करा दिया कि दोनों में से कोई एक करना है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे है कि हमने एक ये टॉपिक दिया हुआ है, इस टॉपिक के ऊपर हमने ऐसे लिखना है। ऐसे तो इंटरमीडिएट में भी हमने लिखा हुआ है ना, कितने वर्ड्स का होता है? 350? सॉरी, ओके। अब इधर कितना मांग रहे हैं वो? 150 ओनली। सोचो जब हम 350 वर्ड्स का वहां लिखा है तो 150 का तो लिख ही सकेंगे ना इधर। थोड़ा सा तो इससे भी हौसला बढ़ता है। अब सिर्फ ये है कि जरा एक्स्ट्रा ध्यान से डेफिनेटली यहाँ लिखना है, क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि वो एक फुल स्टॉप को भी चेक करते हैं और उसके भी मार्क्स देते हैं, तो आई वोंट बी रॉन्ग, बिकॉज वो फुल स्टॉप और कॉमा भी अगर नहीं लगा हुआ या गलत जगह लगा हुआ है, उसके मार्क्स दे काटेंगे। तो वो इतनी बारीकी से हमारा काम चेक कर रहे हैं। जो हमारा एक अनफॉर्चुनेटली कॉन्सेप्ट है
कि इंटरमीडिएट या मैट्रिक में या बोर्ड वाले ऐसे ही पेपर चेक करते हैं, वैसे ही करते हैं, वो वहाँ यहाँ नहीं है। वो वाकई ही आपके पेपर सही तरीके से चेक होते हैं, तो उसी तरीके का मटेरियल हमने उनको प्रोवाइड करना है। कुछ भी लिख दो नहीं चलेगा। अच्छा जी, व्हाट इज द टॉपिक? काइंडली रीड आउट द टॉपिक टू योरसेल्फ। डन टॉपिक। अब ए और बी में इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि इस टॉपिक के साथ करना क्या है। वो तो चलो हमें पता है कि अगर तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा हुआ ना कि ऐसे लिखो या क्या करो, वो तो मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन नंबर 12 और 13, लेकिन इन्होंने तो सिर्फ कह दिया कि या 12 कर लो या 13 कर लो, और ये टॉपिक है। अब इसका करना क्या है वो इंस्ट्रक्शन ए और बी में उन्होंने मेंशन किया हुआ है। ए को पढ़िएगा टू योरसेल्व्स। अभी सिर्फ ए ही पढ़े। पढ़ लिया? Construct causes and effects for the given problem using fishbone diagram. Given problem का मतलब है कि जो ऊपर हमने आपको टॉपिक दिया हुआ है उसके ऊपर आप इफेक्ट का ऐसे लिखना है। अब सीधी सीधी अंग्रेजी या सीधी सीधी उर्दू में वो बात नहीं करेंगे कि जी ऊपर दिए गए टॉपिक के ऊपर अपना एक ऐसे लिख लो। तो यहाँ गिवन टॉपिक, गिवन प्रॉब्लम का मतलब ही यही है कि जो ऊपर हमने आपको टॉपिक दिया हुआ है उसके ऊपर आपने कॉज एंड इफेक्ट का ऐसे लिखना है। राइट प्रॉब्लम एंड ईच ऑफ द कॉजेज एंड इफेक्ट इन द प्रोवाइडेड। अब वो स्पेसिस कौन सी हैं वो पहले हम इंस्ट्रक्शन ए को समझते हैं। अब अगर हम इसको इधर लेफ्ट हैंड साइड पे करते हैं, ये अगर आप इधर देख रहे हो प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कॉज एंड, यहाँ पहला कॉज मांग रहे हैं वो 10 मार्क्स का, ये सेक्शन है आपका। दूसरा कॉज मांग रहे हैं कि इस टॉपिक का जो टॉपिक है आपका टेलीविजन प्रोग्राम्स जो हैं वो सोसाइटी के अंदर वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं, थोड़ी सी जो है ना अफरा तफरी बेचैनी और जो है ना वो क्राइम रेट बढ़ रहा है एंड ऑल दैट टेलीविजन प्रोग्राम्स के हवाले से। तो आप क्या समझते हो कि क्या वजूहात हो सकती हैं कि टेलीविजन प्रोग्राम्स जो हैं वो सोसाइटी के अंदर इस तरह नेगेटिविटी फैला रहे हैं, और उन असरात, उनके कॉजेज क्या निकल रहे हैं, इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं? तो पहले आप बताओगे तीन कॉजेज, तीन रीजंस, तीन वजूहात कि मेरे नजदीक एक वजह ये है, दूसरी वजह ये है, तीसरी वजह ये है कि जिनकी वजह से सोसाइटी के अंदर जो है वो नेगेटिविटी फैल रही है या क्राइम रेट बढ़ रहा है या वायलेंस क्रिएट हो रहा है। उसके बाद अब आपने ये तीनों कॉजेस बता दिए हैं इधर। अब आप बताओगे कि रीजंस की का जब ये क्रिएट होते हैं सोसाइटी में तो उनके असरात क्या होते हैं। पहला रीजन यानी कि पहला वजह का ये असर होता है, दूसरे वजह का ये असर होता है, और तीसरे वजह का ये असर निकलता है सोसाइटी के ऊपर। तो यहाँ हमने बॉक्स 6 जो दिए हुए उन्होंने, यहाँ सिर्फ आइडियाज बनाने हैं। ये 10 मार्क्स है अभी आपका। इधर ऐसे नहीं लिखता, सिर्फ वो प्लानिंग बतानी है उनको कि हमने ये, मैंने ये सोचा है 2 मिनट लगाकर इस टॉपिक के ऊपर, और इन पॉइंट्स के ऊपर मैं अपना ऐसे लिखने वाला हूँ। तो वो जो पॉइंट्स जिन पर हम ऐसे लिखने वाले हैं वो यहाँ हमने मेंशन करने। 3 वजूहात और 3 उन वजह के असरात। क्लियर है? कॉजेज इफेक्ट। जब 3 कॉज, थर्ड कॉज के ऊपर आ जाओगे तो ये नीचे स्क्रॉल डाउन होगा ही नहीं, बट ये वाला सेक्शन बस वो 3 आपसे यहाँ कॉजेज मांग रहे हैं और 3 आपसे इफेक्ट्स मांग रहे हैं, बस। उसके बाद वो कह रहे हैं कि ये आपने 10 मार्क का काम कर लिया है, अब आप दोबारा से अपने उस ऐसे वाले पेज के ऊपर जाओ और 20 मार्क्स का ऐसे लिखो। मैं दोबारा ऊपर नीचे आप लोगों के लिए कर देती हूँ ताकि आइडिया मिल जाए। देखो क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट है। ए पार्ट क्या था? बॉक्सेस में जाओ और कॉजेज और इफेक्ट्स लिखो। तो ये ए पार्ट अभी हम कर रहे हैं। अभी हम ए इंस्ट्रक्शंस हमने पढ़ी है, बी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर अभी हम जाते हैं कि बी में क्या उन्होंने मेंशन किया है। कि ये काम तो हो गया, चलो इसको साइड पे कर देते हैं। क्या मांगा है उन्होंने? इन आइडेंटिफाइंग टेलीविजन प्रोग्राम्स एज मेजर कॉज ऑफ वायलेंस इन सोसाइटी, कि जब आप इस नतीजे पे पहुंच गए हो राइट हैंड साइड पे बॉक्सेस पे अपने आइडियाज लिख कर कि हाँ टेलीविजन प्रोग्राम्स जो हैं वो सोसाइटी के अंदर नेगेटिविटी फैला रहे हैं, आइडेंटिफाई आप कर चुके हुए अपने कॉजेज और अपने असरात देकर हमें। अब आपने इसके 120 सॉरी 150 वर्ड्स का, और आपने
अपना आर्ग्यूमेंट देना है, यानी कि आपने बताना है कि पर्सनली आप क्या सोचते हो कि बाकी ही ये टेलीविजन प्रोग्राम्स जो हैं वो वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं या नेगेटिविटी फैला रहे हैं सोसाइटी के अंदर कि नहीं। सेकेंड इंस्ट्रक्शन ये है कि जो पॉइंट्स आपने बना लिए, अब उसके ऊपर आपने ऐसे लिखना है। अब वो ऐसे कहाँ, आपका है जो इधर है वो क्वेश्चन 12 का बी पार्ट, इस बॉक्स के अंदर आप अपना वो ऐसे लिखोगे। राइट हैंड साइड पे देख रहे हो नंबर ऑफ वर्ड्स है ना। यहाँ अब जैसे ही हमारे वो 150 वर्ड्स होंगे तो हमारे लिए काम फिनिश, क्योंकि हमसे उन्होंने 150 वर्ड्स ही मांगे हैं। अब वो 150 वर्ड्स कैसे लिखने हैं, कौन सी पैराग्राफिंग कैसे करनी है वगैरह वगैरह, वो जब हम करेंगे अपना ऐसे राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग, फिर उस वक्त देखेंगे। इधर हमने बस ये माइंड में रखना है कि यहाँ नंबर ऑफ वर्ड्स पे हमने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मेरे एक्सीड और मेरे कम भी ना हो। ये थोड़ा सा लेफ्ट एंड राइट करना ट्रिकी हो सकता है, इसी वजह से मैं डे वन से ही बच्चों को कहती हूँ कि डाउनलोड कर लें पेपर्स, ताकि इस इंटरफेस से, इस विंडो से थोड़ा सा हम फेमिलियर हो जाएं कि ओके बार बार लेफ्ट एंड राइट करना है। उस वक्त अचानक लास्ट डे के ऊपर अपना पेपर को ओपन करोगे तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। परेशानी तो होगी ही कि ये घड़ी भी चल रही है, इसको किसी तरीके से रोक नहीं सकते। तो एटलीस्ट वो जो हम कर सकते हैं वो तो घर से करके जाएं, प्रेपरेशन, तैयारी, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा के जाएं कि हाँ मैंने पेपर को देखा हुआ है, मुझे पता है कौन से पेज पे कौन सा क्वेश्चन आएगा। फर्स्ट से 10 तक मेरे एमसीक्यूज होंगे, 11 से जो है वो ये वाला क्वेश्चन होगा, 12 पे ये वाला क्वेश्चन होगा। थोड़ा सा पेपर को जान के जाइए, के लिए ही इजी होगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हमने क्वेश्चन नंबर 12 नहीं करना, ये ऐसे नहीं करना, तो हम नेक्स्ट पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे कि क्या ऑप्शन है। अच्छा, अब ये यहाँ एक थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि जब हम इंटरमीडिएट में एसेस कर रहे होते हैं, हमें टॉपिक दे देते हैं 2 या 3, शायद इनमें से किसी एक पर ऐसे लिख लें। अब यहाँ ये है, बेशक उन्होंने हमें ऑप्शन दी है, लेकिन यहाँ ना सिर्फ डिफरेंट टॉपिक की हमें ऑप्शन दी है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऐसे की ऑप्शन है। पिछला वाला था कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर लिखना है, इधर है आपने जो है आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिखना। इधर टॉपिक का भी चॉइस दे रहे हैं और वो आपको ऐसे टाइप की भी चॉइस दे रहे हैं कि किस काइंड का, किस टाइप का ऐसे लिखो। कॉज एंड इफेक्ट लिखना चाह रहे हो तो 12 लिखो, और अगर आर्गुमेंटेटिव राइटिंग करना है, आर्गुमेंटेटिव ऐसे करना है, तो क्वेश्चन नंबर 13 को ऑप्ट करो। ये कीप इन माइंड कि एक ही तरीके से दोनों एसेस को लेकर नहीं चल सकते हो आप, कि जी 12 का मुझे टॉपिक अच्छा नहीं लग रहा तो 13 के ऊपर मैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर जो टॉपिक है उस पर मैं कॉज एंड इफेक्ट लिख लेता हूँ। 13 इज सपोज टू बी द आर्गुमेंटेटिव राइटिंग एंड 12th इज कोई कॉज एंड इफेक्ट। तो जो कॉज एंड इफेक्ट है उस पर कॉज एंड इफेक्ट पे ही लिखना है, जो आर्गुमेंटेटिव राइटिंग का टॉपिक है उस पर आर्गुमेंटेटिव राइटिंग ही हमने करनी है, हम चेंज नहीं कर सकते। प्लीज कीप दैट इन माइंड। जहां हमने अगर किसी की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के ऊपर ऐसे लिखना है, तो वहां हम जो है वो प्रॉब्लम सोल्यूशन के बारे में लिख सकते हैं। जहां प्रॉब्लम सोल्यूशन के बारे में लिखना है वहां हम कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर नहीं लिख सकते। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेज होते हैं कि जहां अगर हमने जो है फॉर एग्जांपल इस कैंपस में हमारी क्लास है तो आप उस कैंपस में जाके बैठ जाओगे तो क्लास हो जाएगी, यही है तो यही होगी। तो वो जहां जो चीज है वो वही की होती है, तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ एसेज है, इनको माइंड में हमने रखना है। यानी कि 13 को 12 को और 12 को 13 में हम कर लेते हैं। इस टॉपिक को भी जरा पढ़िएगा और फिर इंस्ट्रक्शंस भी पढ़ते हैं हम। बेसिकली आर्गुमेंटेटिव राइटिंग जो होती है वो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे होती है, यानी कि उन टॉपिक्स पर जिनकी आपकी राय कुछ हो सकती है, मेरी राय कुछ हो सकती है, उनकी राय कुछ हो सकती है, उनकी राय कुछ हो सकती है, पीछे वाले बंदे की राय कुछ मेरे से कुछ आपसे भी मिल सकती है। तो वो डिफरेंट आरा के ऊपर जो आपका वो होता है ना, वो आपकी आर्गुमेंटेटिव राइटिंग होती है, जिसके ऊपर कोई फैक्चुअल हम बात नहीं कर सकते। कि जैसे चांद एक है, सूरज एक है, उसके ऊपर हम डिनाई नहीं कर सकते। आप हम मैं खड़े होकर कहती हूँ नहीं सूरज है, 2 चांद है फलानी जगह, और इस साइज का चांद होता है फलानी जगह इस साइज का, तो इट कान बी डन।
तो ऐसी बात जिसके ऊपर अलग अलग लोग अलग अलग अपनी सोच समझ रखते हो, उनकी अलग आप समझो कि क्लेम्स हो या उनकी अलग आर्गुमेंट्स हो कि नहीं मैं इस वजह से कह रहा हूँ, मैं उस वजह से कह रही हूँ, मैं इस वजह से कह रहा हूँ, मैं कहूंगी हाँ मैं आप दोनों की वजह से मेरा एक मिलती जुलती राय है, कुछ आपसे और कुछ आपसे। तो आर्गुमेंटेटिव राइटिंग आपकी कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे होती है जिसकी पे डिफरेंट राय डिफरेंट लोगों की हो सकती है। जैसा कि यहाँ टॉपिक है, द ग्रेडिंग सिस्टम शुड नॉट एग्जिस्ट अ स्टूडेंट्स एबिलिटी, इट इज एन अनफेयर वे टू एनालाइज स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। यानी कि जो हम ग्रेड्स कहते थे ना कि आप ए ग्रेड में पास हो जाओ तो ये हो जाएगा, बी में पास हो जाओ तो ये हो जाएगा, तो कुछ लोगों का ये मानना है कि जी ग्रेडिंग सिस्टम नहीं होना चाहिए, बच्चे की कोई परसेंटेज ऐसी चाहिए, तो बस बच्चे की ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखकर पूरे एकेडमिक सेशन में उसने क्या किया है उसी तरह उसको पास और फेल कर देना चाहिए, या उसको जो है ना वो आगे क्लास के अंदर कर देना चाहिए। जैसे कोविड के दिनों में मेरे ख्याल से हुआ था एक साल ऐसा कि 9th और 10th के पेपर्स में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्रीवियस उनकी वो देख कर रिजल्ट्स, तो कुछ बच्चों को मेरे ख्याल से आगे उन्होंने 9th 10th में ट्रांसफर कर दिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ इस तरह का हुआ था। तो वो कुछ इस तरह की बात करें, मगर कोई लोग ये कह सकते हैं कि नहीं बच्चों के साथ ये नाइंसाफी है, बच्चों को ग्रेडिंग सिस्टम देना चाहिए ताकि उनका उससे हौसला बढ़ता है, सिर्फ उनको अगली ग्रेड में भेज दो या पास कर दो या फेल कर दो उससे नहीं होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि कहाँ वो लैक कर रहे हैं और कहाँ नहीं कर रहे हैं। तो ये टॉपिक ऐसा है कि डिफरेंट लोग डिफरेंट ऊपर अपनी रीजनिंग दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। तो ये आपके पास टॉपिक है। इंस्ट्रक्शन ए और इंस्ट्रक्शन बी को पढ़ते हैं। पहले इंस्ट्रक्शन ए क्या है उसको पढ़िएगा जरा। इसमें भी वही काम करना है, राइट हैंड साइड पे बॉक्सेस हैं, उस पे हमने 10 मार्क्स का काम करना है। डेवलप मेन आइडियाज एंड सब पॉइंटर्स फॉर और द गिवन टॉपिक। आप जब आर्गुमेंटेटिव राइटिंग करते हो तो या आप उस टॉपिक के फेवर में होते हो या आप उस टॉपिक के अगेंस्ट होते हो। जैसे एक बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है पाकिस्तान में या में भी शायद, कि को एजुकेशन। तो को एजुकेशन इज बेनिफिशियल मेरे नजदीक, कि को एजुकेशन होनी चाहिए। आप कहोगे शायद को एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। तो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स आप टॉपिक के फेवर में बोलते हो, उस टॉपिक के साथ होते हो या उस टॉपिक के खिलाफ होते हो। 50-50 का रेशो नहीं होता इसमें एक ट्विस्ट आगे है जो 75-25 का रेशो होता है। लेकिन हमने माइंड में ये रखना है कि या मैं इस टॉपिक के खिलाफ हूं या मैं इस टॉपिक साथ हूं, दोनों नहीं हो सकता कि मैं उसके 50% फायदे बता दूं 50% उसके नुकसान बता दूं। अगर मैं कोई एजुकेशन के फेवर में हूं तो फिर मुझे अपने दलाइल इस तरह देने हैं कि अगला बंदा कहे कि हाँ वाकई कुछ बात तो है, हाँ इतना गलत भी नहीं कह रही मिस, को एजुकेशन के फायदे भी हैं थोड़े बहुत ही, एटलीस्ट आप अगला बंदा थोड़ा सा सोचे। और अगर आप उसके अगेंस्ट हो तो आपके भी क्लेम्स या दलाइल जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि अगला बंदा कहे कि हाँ ये वाला ये बंदा भी बात सही कर रहा है। तो हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू 100% कोशिश करनी है कि देना है सही तरीके से, चाहे वो हम साथ दे रहे हैं उस टॉपिक का चाहे हम उस टॉपिक के खिलाफ। आर्गुमेंटेटिव है, ये प्लीज माइंड में रखिएगा। तो यहाँ वो यही बात करें कि आपने आइडियाज इस तरह डेवलप करने हैं, अपने पॉइंटर्स बनाने हैं। ये सोच लो पहले कि इस टॉपिक के खिलाफ लिख रहा हूं मैं या इस टॉपिक के फेवर में लिख रहा हूं मैं। अगेंस्ट मतलब खिलाफ, और क्या मतलब है कि फेवर। तो फेवर में लिख रहा हूँ या खिलाफ लिख रहा हूँ, उसी के हिसाब से फिर हमने यहाँ राइट हैंड साइड वाले बॉक्सेस में अपने आइडियाज बनाने हैं। ऐसा ना हो कि यहाँ आइडियाज बन रहे हो खिलाफ और मेन ऐसे जो आप लिख रहे हो वो फेवर में जा रहा हो। जो यहाँ पॉइंट्स हैं वही रिफ्लेक्ट करने चाहिए आपके ऐसे के अंदर। कि जो अगर फॉर एग्जांपल हमने सोचा है कि आज हमने ये काम कर और हम ये काम ना करें आज की तारीख में और कोई और काम कर लें, तो वो आज का जो प्लान था, जो हमने प्लान बनाया हुआ था, वो तो गड़बड़ हो जाएगा। 9 तारीख का काम 10 पे शायद चला जाएगा, ये 11 पे चला जाएगा। जो 9 तारीख को हमने काम करना था वो नहीं हुआ, तो यहाँ वो गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर अगर हम अपना प्लानर देखें, जो हमने लिस्ट बनाई थी कि आज की तारीख में मैंने ये काम करना है, और फिर रात को बैठ के सोचे आज मैंने किया क्या है 9 तारीख को, तो वो तो मैच ही नहीं ना करे कि सोचा कुछ था और किया कुछ है। तो सेम इज द केस कि यहाँ हमने आइडियाज कुछ बना दिए हैं और ऐसे हमने अंदर जाके कुछ और लिख दिया है, तो वो इन दोनों चीजों को मैच करेंगे तभी वो आपको 30 मार्क्स देंगे इसके। ये नहीं है कि कुछ भी लिख दिया तो 10 मार्क्स में से दे देंगे और कुछ भी ऐसे में लिख दोगे तो 20 मार्क्स में से दे देंगे। वो दोनों चीजों को मैच करेंगे फिर आपको ओवरऑल 30 मार्क्स देंगे। एक्सक्यूज मी। जी, बी पे जा रहे हैं। अब हम बी पे क्या लिखा हुआ है उन्होंने,
आर्ग्यू फॉर और अगेंस्ट द गिवन थीम, लिमिट क्या है आपकी 150 वर्ड्स। अब इधर हम जाते हैं, यहाँ उन्होंने इसी के नीचे हमें एक हुआ है कि यहाँ हमने आइडियाज लिखते हैं, इधर हम स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे, बॉक्सेस हैं। इसमें आर्गुमेंटेटिव राइटिंग अगर हम करते हैं तो हमने बॉक्सेस ज्यादा फिल करने होते हैं, क्योंकि एक पैराग्राफ के लिए वो आपसे 3 पॉइंट्स मांग रहे हैं। ये 3 पॉइंट्स लिखोगे तो एक पैराग्राफ बनेगा, फिर 3 पॉइंट्स लिखोगे तो दूसरा पैराग्राफ बनेगा, फिर 3 पॉइंट्स लिखोगे तो तीसरा पैराग्राफ बनेगा। तो यहाँ वो आपसे टोटल 10 मांग रहे हैं, उधर कॉज एंड इफेक्ट में वो आपसे 7 बॉक्सेस मांग रहे हैं। तो यहाँ बॉक्सेस फिल करने के लिए भी ज्यादा है, इस द टाइम थोड़ा हमारा एक्स्ट्रा लग सकता है, लेकिन हम ये दोनों करके देखेंगे। फिर क्लास में जहां बच्चे कहते हैं कि हमने मिस कॉज एंड इफेक्ट, सारे बच्चे अगर कह रहे हैं फॉर एग्जांपल 80% 70% कि हम कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर ही पेपर देने वाले हैं, तो हमारी क्लास में तैयारी ज्यादा कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर होगी। बच्चे कहते हैं कि आर्गुमेंटेटिव हमने ज्यादा करना है, या बच्चे कह रहे हैं कि हमने पेपर में आर्गुमेंटेटिव करना है, तो फिर तैयारी हमारी यहाँ आर्गुमेंटेटिव की ज्यादा होगी। और अगर तकरीबन रेशो 50-50 है, कुछ बच्चे कह रहे हैं आर्गुमेंटेटिव कुछ कॉज एंड इफेक्ट, तो हमारी यहाँ की प्रिपरेशन या प्रैक्टिस भी 50-50 ही होगी। ये अब जब हम एक एक दो दो दफा कर लेंगे तो ही इंडिविजुअली आप लोगों को पता चलेगा कि मैंने कॉज एंड इफेक्ट है फाइनल में, या मैंने आर्गुमेंटेटिव करना है। अभी डिसाइड नहीं कर सकोगे आप लोग, क्योंकि आप जब करोगे तो पता चलेगा कि कौन सा आपको इजी लग रहा है, कौन सा किस ऐसे पे आप लोगों के आइडियाज ज्यादा बेहतर निकल रहे हैं, किस ऐसे टाइप में आपकी गलतियां कम हो रही हैं, तो जारी बात है हमें उसी को ऑप्ट करना चाहिए। तो वो जब 1 से 2 दफा प्रैक्टिस कर लोगे तो देन यू विल डिसाइड कि हमने कौन सा करना है। इधर तक क्लियर? ओके, 5 more minutes we have। इनसे ना परेशान होना, ये जो है ना ये क्लिकेबल नहीं है, इनका हमें कुछ भी करना नहीं है। ये क्या है, ये जब हम आगे जाएंगे तो फिर हम देखेंगे, ये एज सच हमारे लिए कुछ भी नहीं है। ना ही ये वाला फिश बोल है फिश की शक्ल का, ये भी हमारे लिए एज सच क्लिकेबल नहीं है। थोड़ा सा समझो पेपर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए शायद उन्होंने एक विजुअल डाल दिया है कि बच्चे बोर ना हो, वरना एज सच कोई उसका काम हमारे पेपर में। जैसे ये वाला आपका है क्वेश्चन 12 में, दिस इज ऑल्सो नॉट क्लिकेबल। इसको कुछ भी करते रहोगे तो इसका कुछ होगा नहीं। ओके, 14th पे जाते हैं जो हमारा लास्ट है। ओके, रीड द क्वेश्चन प्लीज, जो बोल्ड में है। 5 minutes। सवा 10 बजे तक थी अंधा पे, उसको तो सवा 10 बजे तो चेंज करो, पति के बच्चे बनाओ पास है, सवा 10 फिर चेंज कर देना। ओके, इसको हम यहीं से कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं, क्लास का टाइम ओवर हो गया है, तो इसी को लाइव ओपन करके फिर इनके साथ इंशाल्लाह इसके ऊपर हम बातचीत करते हैं। See you guys tomorrow। हाँ, अल्लाह। जी ऑनलाइन स्टूडेंट इंशाल्लाह कल मिलते हैं बेटा, सेम टाइम सेम प्लेस। देन अल्लाह हाफिज।